हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू P3 विथ रुस्तम। स्टॉक मार्केट का नाम आप सभी ने सुना है, पर क्या आपको पता है सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है? तो आज हम शुरू करने वाले हैं NSM 15 रिसर्च एनालिस्ट का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। तो तैयार हो जाइए और कॉपी कलम लेके बैठिए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जहां पर लगे इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज मार्केट। लेकिन इससे पहले हमें आपसे एक सवाल का जानकारी चाहिए। क्या आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट वीडियो जो हम आपके लिए लेके आए थे फर्स्ट चैप्टर का, वो आपको कैसा लगा? कोई कमी है तो वो जरूर एक्सप्लेन कर दीजिए वहाँ कमेंट में। हम भी आपके जैसे सीखने वाले ही हैं, रोज़ सीखते हैं, तो आप हमें जरूर बताइए कमेंट में, हम उसका सुधार करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या कहता है? मीनिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड द फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट का मतलब और सिक्योरिटीज मार्केट कैसे काम करता है ये जानना है। वेरियस काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट में कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उसके बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज मार्केट की स्ट्रक्चर यानी पूरी सिस्टम या उसका रोल क्या क्या है वो समझेंगे। एक्टिविटीज ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं उसके बारे में जानेंगे। वेरियस सिक्योरिटीज मार्केट ट्रांजैक्शंस। सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं और इन्वेस्टर्स इसमें कैसे ट्रेड करते हैं वो सब चीज़ समझेंगे। डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन का क्या मतलब है और इसकी ज़रूरत क्या है वो समझेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। पहला चैप्टर में वेटेज 3 था, इसमें वेटेज 4 है। लेकिन आपको हम एक चीज़ यहाँ पर स्पष्ट बोल दें, अगर आपको सच में रिसर्च एनालिस्ट बनना है तो आपको एक एक पॉइंट कवर करना है, ठीक है। यहाँ पर वेटेज से कोई मतलब नहीं है, आपको टर्म्स पता होने चाहिए। टर्म्स अगर पता होगा तो आप कहीं फंसिएगा नहीं और यहाँ पर आप अच्छे तरीके से काम भी कर सकते हैं अगर आपको सब कुछ पता होगा। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटीज एंड सिक्योरिटीज मार्केट। सिक्योरिटीज आर ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स दैट शोज एविडेंस ऑफ इंडेप्टनेस और ऑनरशिप इंटरेस्ट इन एसेट ऑफ एन इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी। कहने का मतलब है सिक्योरिटीज एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति या संस्था किसी एसेट में मालिकाना हक रखती है। मालिकाना हक का मतलब है किसी कंपनी का शेयर्स खरीद के रखी हुई है या किसी को उधार दिया हुआ पैसा यानी इंडेप्टनेस लेने का हक रखती है। दीज इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड अदर सच इंस्ट्रूमेंट्स। देखिए सिक्योरिटीज़ कई तरह का हो सकता है, जैसे इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या होता है? जब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स को खरीदते हो तो आप उसके छोटे हिस्से का मालिक बन जाते हो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर क्या है? इसमें इन्वेस्टर को फिक्स डिविडेंड मिलता है और इक्विटी होल्डर से पहले पेमेंट मिल जाता है, ठीक है। डिवेंचर और बॉन्ड क्या है? ये बेसिकली एक लोन टाइप का सिक्योरिटीज होता है जो कंपनी या गवर्नमेंट जारी करती है और इसमें फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको मिलता है। दीज आर इशूड बाय कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और द गवर्नमेंट। ये जो इशू करता है वो कौन कौन कर सकता है? कंपनीज कर सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर सकता है या गवर्नमेंट कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। दे आर परचेज्ड बाय इन्वेस्टर हु हैव मनी टू इन्वेस्ट। इसे कौन खरीदता है? इसे वो खरीदता है जिसे पैसा इन्वेस्ट करना है और कुछ अर्निंग करना है, जैसे हम और आप इन्वेस्टर हैं उस तरीके का। सिक्योरिटीज ओनरशिप अलाउज इन्वेस्टर टू कन्वर्ट देयर सेविंग इनटू फाइनेंशियल एसेट विच प्रोवाइड ए रिटर्न। जब कोई इन्वेस्टर सिक्योरिटी खरीदता है तो उसकी सेविंग्स एक फाइनेंशियल एसेट में बदल जाती है जिससे उसे रिटर्न प्रॉफिट मिल सकता है। मतलब पैसे को बैंक में रखने के बजाय सिक्योरिटीज में डालकर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सिक्योरिटी इशुएंस अलाउज बोरोवर्स टू रेज मनी एट ए कॉस्ट। दूसरी तरफ जब कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है तो उसका मकसद होता है पैसे जुटाना यानी बोरो करना, ठीक है। उसे हम बोरोवर्स कहते हैं जो पैसे लेता है, ठीक है। लेकिन ये फ्री में नहीं आता, कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट या डिविडेंड देना पड़ता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कंपनी खोलते हैं और हमें यहाँ पर इशू करना है, ठीक है, तो हम बोरोवर्स हो गए, तो हमें आपसे पैसे लेना है तो आपको बदले में क्या देना होगा? डिविडेंड देना होगा, आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देना होगा, वही कहने का मतलब है। Thus the objective of the issuers and the investor are complementary। यहाँ पर कहने का मतलब है कि सिक्योरिटीज मार्केट में इशुअर्स यानी कंपनीज और इन्वेस्टर दोनों को फायदा होता है,
कैसे? इन्वेस्टर को रिटर्न मिलता है, कंपनीज को पैसा रेज करने में मदद मिलता है। जैसे हमें मिल गया पैसा, आपसे ले लिए और आपको बदले में हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट, आपको उससे मतलब है और आपका वो काम भी चल रहा है। रेजिंग फंड्स थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज अलाउज द इन्वेस्टर टू ट्रांसफर देयर राइट्स इंटरेस्ट टू अदर विदाउट इम्पैक्टिंग द इशूअर्स। जब सिक्योरिटीज इशू होती है तो इन्वेस्टर को किसी और को अपनी सिक्योरिटीज बेचने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे अगर हमारे पास कुछ है तो हम किसी और को बेच सकते हैं बिना कंपनी पर कोई असर डाले। मतलब अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो वो अपनी सिक्योरिटीज मार्केट में कभी भी बेच सकता है। Thus, securities also provide a mechanism for issuers to raise money for the long term while providing an opportunity to the investor to exit. सिक्योरिटीज सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि कंपनीज को लॉन्ग टर्म फंडिंग मिल सके और इन्वेस्टर को कभी भी एग्जिट करने का मौका मिल सके। मतलब इन्वेस्टर मार्केट में सिक्योरिटीज खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जब उनका मन करे तब वो निकल भी सकते हैं, सब कुछ है इसमें। The efficiency of securities is allowing movement of capital is achieved through an efficient securities market that allows investors and sellers to buy and sell securities। ठीक है, कहने का मतलब है सिक्योरिटीज मार्केट की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये कैपिटल को एफिशिएंटली मूव करता है। ठीक है, यानी अगर कोई इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहे तो उसे बायर आसानी से मिल जाता है, क्योंकि वहां पर क्या होता है, लिक्विडिटी होता है। Securities market brings together a large number of buyers and sellers and thus creates liquidity, make it easy to buy and sell securities to close to market prices। हम वही चीज़ अभी आपको बता रहे थे कि यहाँ पर कहने का क्या मतलब है कि सिक्योरिटीज मार्केट लिक्विडिटी बनाए रखता है। मतलब मार्केट में हमेशा बायर्स और सेलर्स मौजूद होते हैं जिसमें सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री आसानी से हो सके और सही प्राइस भी मिल जाए। These markets help in transfer of resources from those with idle or surplus resources to other who have a productive need for them। सिक्योरिटीज मार्केट क्या करता है, जैसे किसी के पास सेविंग रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए हमारे पास सेविंग रखा हुआ है, मेरा पैसा जो है हमसे पूछ के, मतलब हमारा मन हो तब वो क्या करता है, कंपनियों तक पहुंचाता है। यानी सिक्योरिटीज मार्केट क्या करता है, पैसे को इधर से उधर, सेविंग वाले पैसे को इन्वेस्टमेंट में डलवाने का काम करता है। जैसे कोई किसी को कंपनी को ग्रो करना है तो वहां तक हमारा पैसा पहुंच जाएगा। टू स्टेट फॉर्मली, सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड चैनल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ सेविंग्स इनटू इन्वेस्टमेंट। इसका मेन काम क्या है, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट में बदल देना, और इन्वेस्टर को रिटर्न मिल जाता है और जो बोरोवर्स होता है उसको पैसा मिल जाता है। थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट a broader universe of savers with surplus to invest in available to the issuers of securities and a universe of wider options in available to savers to interest their money। अब यहाँ पे समझिए, इस सिक्योरिटीज मार्केट जो है इशूअर्स यानी कंपनीज या गवर्नमेंट जो भी है जो इशू कर रहा है को ज़्यादा इन्वेस्टर तक पहुँचने का मौका देता है, और दूसरी तरफ इन्वेस्टर को अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है। सीधा सा समझ गए यहाँ तक कि सिक्योरिटीज मार्केट बेसिकली क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ कंपनीज को पैसा रेज करने का मौका मिलता है और इन्वेस्टर को अपनी सेविंग पर ज़्यादा रिटर्न कमाने का मौका मिलता है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, बस इतना सा आपको यहाँ तक में समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडली स्टेटिंग, फाइनेंशियल मार्केट कंसिस्ट ऑफ, पहला है इन्वेस्टर प्रोवाइडर्स ऑफ फंड्स, बायर्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये वो लोग होते हैं जो अपने एक्स्ट्रा फंड्स को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल में हाउस होल्ड्स, बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट, फॉरेनर्स, ये सब क्या करते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, प्रोवाइडर्स ऑफ फंड हो सकते हैं। बोरोवर्स सीकर्स ऑफ फंड यानी सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज, ये वो लोग होते हैं जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है, बोरोवर्स या सीकर्स ऑफ फंड। इंटरमीडियरीज प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब ये क्या है, ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो फंड प्रोवाइडर्स और सीकर्स के बीच के ब्रिज का काम करते हैं, जैसे बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सब क्या हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया। अब रेगुलेटरी बॉडीज हैं, रेगुलेटरी बॉडीज क्या हो सकता है, ये ऑर्गेनाइजेशंस हो सकता है जैसे सेबी, आरबीआई, जो मार्केट पर ध्यान करता है, नज़र रखता है और कोई भी गलत काम होने से हमें बचाता है कि हमारा पैसा डूब ना जाए, इसका पूरा ध्यान रखता है। डूबने का मतलब हो गया कोई फ्रॉड ना हो जाए, डुबाना अगर आपका मन है तो आप डुबा सकते हैं कभी भी। चलिए अब इस फिगर को समझते हैं। इमेज में दिखाया गया आपको कि फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके से काम करता है। कैसे, एक डायरेक्ट फाइनेंस और दूसरा इनडायरेक्ट फाइनेंस।
पहले डायरेक्ट फाइनेंस समझते हैं। डायरेक्ट फाइनेंस कहने का मतलब हो गया कि इसके बीच में कोई इंटरमीडियरी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज नहीं हो सकता है डायरेक्ट फाइनेंस में। जैसे हमें मन होगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाएंगे, शेयर खरीद लेंगे, बॉन्ड चाहेंगे बॉन्ड खरीद लेंगे, जो भी करना होगा हम डायरेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी इंटरमीडियरीज का ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन जहाँ पर इंटरमीडियरीज का ज़रूरत है वो इनडायरेक्ट फाइनेंस हो गया। अब यहाँ पर समझिए कैसे, बैंक से लोन लेना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। आपको ये चीज़ तो पता है कि बैंक क्या करता है, हमसे पैसा लेता है, किसी और को देता है और उसका पैसा लाके हमें देता है। तो ये क्या कर रहा है, बीच में रोल प्ले कर रहा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का। और यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाला भी वही काम करता है। अब यहाँ समझिए डायग्राम का यहाँ पर ब्रेकडाउन समझिए। सरप्लस यूनिट यहाँ पर लिखा हुआ है, सरप्लस इनकम यूनिट, ठीक है। हाउस होल्ड्स है, बिजनेस फर्म्स है, गवर्नमेंट है, फॉरनर्स है। सरप्लस इनकम यूनिट का क्या मतलब है कि जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसका बात चल रहा है। डिफिसिट इनकम यूनिट्स का क्या मतलब है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको फंड का जरूरत है। बिजनेस फर्म्स, गवर्नमेंट, हाउस होल्ड्स, फॉरनर्स, इसको अगर पैसा का जरूरत है तो ये क्या करेगा, इसके पास पैसा है, ये क्या किया, फंड को लिया, यहाँ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज तक पहुंचा और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इसके तक पहुंच गया। तो यहाँ पर ये फिगर का पूरा डायग्राम हम आपको समझा दी है, आप भी इसी तरीके से समझ सकते हैं। द टर्म सिक्योरिटीज हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 2H ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA। ये जो टर्म है सिक्योरिटीज का वो कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2H में, और किस रेगुलेशन एक्ट के अंदर गत आता है, 1956 SCRA। द टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, स्क्रिप, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ ए लाइक नेचर इन और एनी इनकॉर्पोरेट कंपनी और ए पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल और अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये सब को हम डीप में समझेंगे अभी तुरंत, इसके बाद एक एक चीज़ को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ पर टर्म्स याद रखिएगा कि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ के अंदर में जो आ रहा है ये सब आ रहा है। जैसे डेरिवेटिव हो गया, यूनिट्स और एनी इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर इन सच स्कीम यूनिट्स। अब इसका कहने का क्या मतलब है, ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है और पूल करके क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल आपको पता है, म्यूचुअल फंड हो गया। सिक्योरिटीज रिसिप्ट एज डिफाइंड इन क्लॉज ZG of Section 2 of the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Securities Interest Act 2002। जब बैंक अपने बैड लोन्स NPA को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARC को बेचता है तो बदले में जो सिक्योरिटी रिसिप्ट मिलता है उसके बारे में बात चल रहा है। ये सब हम पढ़ने वाले हैं, घबराने का कहीं ज़रूरत नहीं है, बस हम एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है। यूनिट्स और एनी अदर सच इंस्ट्रूमेंट इशूड टू द इन्वेस्टर अंडर एनी म्यूचुअल फंड स्कीम। कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट के लिए इशू किया जाता है वो। उसके बाद है यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। कहने का मतलब है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के तहत इशू की गई सिक्योरिटीज, जैसे AIFS होता है उस तरीके से। Any certificate or instrument by whether name called issued to an investor by an issuer being a special purpose distinct entity which poses any debt or receivable including mortgage debt assigned to such entity and acknowledging beneficial interest of such investor in such debt or receivable including mortgage debt as the case may be। देखिए कहने का सीधा सा मतलब है मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज मतलब MBS जो होता है और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज ABS, जिसमें इन्वेस्टर किसी लोन या रिसीवेबल के अगेंस्ट सिक्योरिटी होल्ड करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सच अदर सिक्योरिटीज एज मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी सिक्योरिटीज। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सिक्योरिटीज को ऑफिशियल सिक्योरिटीज डिक्लेयर कर सकती है अगर उनको लगता है कि उसका फाइनेंशियल मार्केट में रिलेवेंस है। राइट और इंटरेस्ट in securities, for example electronic gold receipt, are declared as securities weighed gazette notification dated 14 दिसंबर 2021। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट था EGRS को दिसंबर 2021 को गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया गया था। मतलब अब ये भी एक रिकॉग्नाइज्ड सिक्योरिटी बन चुका है। Electronic gold receipt means an electronic receipt issued on the basis of deposit of underlying physical gold in accordance with the regulations made by
द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 31 ऑफ द सेड एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एक डिजिटल प्रूफ होता है जो तब इशू होता है जब कोई फिजिकल गोल्ड डिपॉजिट करता है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम सेबी के रेगुलेशन के अंदर ऑपरेट होता है, इतना ध्यान रखिएगा, जो सेबी ऑपरेट करता है, जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 31 में डिफाइन है। द इन्वेस्टर इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट हैव ए वाइड चॉइस ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन देयर रिस्क एपिटाइट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। इंडिया का सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टर के पास काफ़ी ऑप्शन होता है, ठीक है, जो उनके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। ब्रॉडली द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ओवरऑल यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं उनको 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन? इक्विटी, डेब्ट और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आप समझते होंगे, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते हैं। डेब्ट प्रोडक्ट मतलब बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। इक्विटी प्रोडक्ट्स मतलब शेयर्स वगैरह। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। प्रोडक्ट डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजी। देयर आर मेनी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशूड इन द मार्केट, ईच विद डिस्टिंक्ट रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन इट्स सुटेबिलिटी फॉर एन इन्वेस्टर्स। सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जाते हैं, जिसमें हर एक का अपना यूनिक रिस्क और रिटर्न पैटर्न होता है। ये डिसाइड करता है कि कोई इन्वेस्टर के लिए इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है या नहीं है। इन दिस सेक्शन वी शैल एक्सप्लोर द मेजर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट। इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेजर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल इन द सिक्योरिटीज मार्केट। पहला है इक्विटी शेयर्स, इशूड बाय कंपनीज और इशूअर्स। इशू कौन कर सकता है? कंपनीज और इशूअर्स के द्वारा इशू किया जाता है। इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल हो सकता है एंड इंडिविजुअल हो सकता है। इंस्टीट्यूशनल में एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंडिविजुअल कौन हो सकता है? रिटेल हो सकता है, रिटेलर जैसे कि छोटे इन्वेस्टमेंट वाले। और एचएनआई कौन हो सकता है? हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले। मीडियम, डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर मीडियम का बात किया गया है, तो मीडियम इक्विटी शेयर्स कंपनी डायरेक्ट इशू कर सकती है या फिर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी हो सकता है। रेगुलेटर, सेबी रेगुलेटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। सेबी और कंपनीज एक्ट के अंदर काम करने वाले रेगुलेटर्स इक्विटी मार्केट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इन द बिजनेस वेंचर। Equity shareholders collectively own the company. They bear the risk and enjoy the rewards of ownership. कहने का मतलब है इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कि एक बिजनेस में फ्रैक्शनल ओनरशिप लेना। मतलब अगर किसी कंपनी का शेयर आपके पास है तो आप उस कंपनी के पार्ट ऑनर हो गए, लेकिन ऑनरशिप के साथ साथ रिस्क भी होता है और प्रॉफिट होने पर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड भी मिलता है। चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एंड नोट्स इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एंड अदर्स। इन्वेस्टर कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल हो सकता है। मीडियम, डायरेक्ट इशुएंस बाय इशुअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज इफ लिस्टेड। रेगुलेटर कौन हो सकता है? आरबीआई, सेबी, रेगुलेटर्स अंडर द कंपनीज एक्ट। डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेब्ट। डिवेंचर्स आर आइदर अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड इन नेचर। यहाँ कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट रेज करने का काम करता है। कुछ सिक्योर्ड होता है कोलेट्रल या गारंटी के साथ, और कुछ अनसिक्योर्ड होता है, कोई गारंटी नहीं होता। देयर आर वेराइटी ऑफ डिवेंचर्स बॉन्ड्स सच एज फुल्ली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल एंड पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। दिस कुड बी इन डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन करेंसी। फुल्ली कन्वर्टेबल का क्या मतलब है? पूरा का पूरा क्या होगा? डिवेंचर कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब ये इशू हो रहा होगा उसी टाइम ये टर्म डिसाइड हो जाएगा, कन्वर्जन टर्म डिसाइड किया जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल मतलब कोई भी पार्ट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगा किसी भी शेयर में। ठीक है, फिक्स डेप्ट इंस्ट्रूमेंट होता है ये मैच्योरिटी पर रिपे या रिडीम किया जाएगा। यहाँ पर फिर बोला गया है पार्शियली कन्वर्टेबल। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कुछ पार्ट डिवेंचर में के कंपनी के शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, बाकी का नॉन कन्वर्टेबल पार्ट एक नॉर्मल डिवेंचर के तरह ट्रीट होगा, यानी डेप्ट के तरह ट्रीट होगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर आर फुल्ली कन्वर्टेबल इन ऑर्डिनरी शेयर
of the issuing company. The terms of conversion are specified at the time of issue. यही अभी 3 चीज़ हम आपको बताए कि ये उस टाइम में ही डिसाइड हो जाता है सारा का सारा। 10 डिवेंचर्स कैन बी प्योर डेप्ट और क्वासी इक्विटी। कहने का मतलब डिवेंचर 2 तरह का हो सकता है। प्योर डेप्ट जिसमें सिर्फ लोन होता है और मैच्योरिटी पर पैसा वापस मिल जाएगा। क्वासी इक्विटी जिसमें डेप्ट और इक्विटी दोनों का मिक्स होता है। फॉर द शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड टू रेज डेप्ट फॉर पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज मैक्सिमम 1 साल के लिए ही किया जाता है फंड रेज करने के लिए। दीज इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूड ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट, कमर्शियल पेपर इशूड बाय द कंपनीज एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय द बैंक। देखिए शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं ये, ठीक है। ट्रेजरी बिल इशूड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। कमर्शियल पेपर कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक के द्वारा इशू किया जाता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन इशू करता है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इन्वेस्टर कौन हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल। मीडियम डायरेक्ट इशुएंस बाय इशुअर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन हो सकता है, रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ द इशूज। जिस देश में बॉन्ड इशू हुआ है वहाँ के रेगुलेटर्स इन्हें कंट्रोल करते हैं। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनी इन ए करेंसी दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द करेंसी ऑफ इट्स होम कंट्री। फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का मतलब है कि कंपनी अपनी डोमेस्टिक करेंसी के अलावा किसी और फॉरेन करेंसी में बॉन्ड इशू करे तो वो क्या कहलाता है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड। एग्जाम्पल के लिए देखिए कि जैसे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में जो है फरवरी 2020 में यूएसडी बॉन्ड इशू किया गया था। These could also have a features of conversion into shares if needed based on preference of issuers या investors। कुछ फॉरेन करेंसी बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट होने का भी ऑप्शन रखता है जो इशुअर्स इन्वेस्टर की प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। कंपनी इन इमर्जिंग मार्केट में बी प्रीफर टू इशू बॉन्ड इन यूएसडी और करेंसीज ऑफ अदर इकोनॉमिकली मेच्योर्ड कंट्रीज एज दे कैरी सिग्निफिकेंटली लोअर इंटरेस्ट रेट। डेवलपिंग कंट्रीज की कंपनी यूएसडी या किसी स्ट्रॉन्ग करेंसी में बॉन्ड इशू करना प्रीफर करती है क्योंकि इनमें क्या होता है, इंटरेस्ट रेट कम होता है। However, these bonds create significant foreign currency risk to the issuers। लेकिन फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स में रिस्क होता है क्योंकि अगर लोकल करेंसी डिप्रिसिएट हो गया तो इशुअर को ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन करेंसी appreciate against the local currency, the issuer will need higher amount of local currency to repay the loan। अगर फॉरेन करेंसी स्ट्रांग हो गई तो इशुअर को ज़्यादा लोकल करेंसी देनी पड़ेगी बॉन्ड होल्डर्स को रिपेमेंट करने के लिए। एक्सटर्नल बॉन्ड्स या मसाला बॉन्ड्स इशूड बाय कंपनीज, गवर्नमेंट, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। इन्वेस्टर कौन हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल या इंडिविजुअल हो सकता है। मीडियम कौन हो सकता है, डायरेक्ट इशुएंस बाय इशुअर्स और स्टॉक एक्सचेंज हो सकता है। रेगुलेटर कौन हो सकता है, रेगुलेटर्स इन द रिस्पेक्टिव कंट्री इन इशूज। External bonds, also referred as Eurobond, are bonds issued in currency that is different from other currency of the country in which it is issued। एक्सटर्नल बॉन्ड्स या यूरो बॉन्ड्स का मतलब है कि कंट्री किसी दूसरी करेंसी में बॉन्ड इशू करे। एग्जांपल के लिए समझिए कि कंपनी कुवैत में यूएसडी बॉन्ड में इशू करता है तो उसे यूरो बॉन्ड कहा जाएगा क्योंकि बॉन्ड की करेंसी यूएसडी है और इशूइंग कंट्री की करेंसी क्या है, कुवैती दिनार है। दोनों क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर यही एग्जांपल समझाया गया है। एक्सटर्नल बॉन्ड्स डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज आर रेफर्ड एज मसाला बॉन्ड। अगर इंडियन रुपीज में बॉन्ड इशू होता है लेकिन इंडिया के बाहर तो उसे मसाला बॉन्ड कहा जाता है। याद रखिएगा ये चीज। एक्सटर्नल बॉन्ड जो है अगर इंडियन रुपीज में बॉन्ड इशू होता है लेकिन इंडिया के बाहर होता है तो उसे मसाला बॉन्ड कहा जाएगा। दीज बॉन्ड्स आर इशूड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट डोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज। मसाला बॉन्ड इंडिया के बाहर इशू होता है लेकिन उनकी करेंसी INR ही होती है। मसाला बॉन्ड्स वेयर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2014। नवंबर 2014 में पहला बार इशू हुआ था बाय इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। किसके द्वारा होता है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा हुआ था। वाज लिस्टेड इन द लंदन स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड था। एज अगेंस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स विच क्रिएट करेंसी रिस्क फॉर द इशुअर्स,
If the case of masala bonds, the currency risk is borne by the investor. फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स का रिस्क ईश्वर के ऊपर होता है, लेकिन मसाला बॉन्ड्स में रिस्क किसके ऊपर होता है? इन्वेस्टर के ऊपर होता है. Since the bonds are denominated in INR, if INR depreciates against the currency of the country of issue, the amount received by the investor will be less in their local currency terms. मसाला बॉन्ड्स INR में इशू होता है, इसलिए अगर INR वीक हो गया तो इन्वेस्टर को अपनी लोकल करेंसी में कम पैसा मिलेगा. यहाँ तक आपको समझ में आ गया. वारंट्स एंड कन्वर्टेबल वारंट्स इशूड बाय कंपनीज. इन्वेस्टर कौन हो सकता है? इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल. मीडियम कौन हो सकता है? डायरेक्ट इशुएंस बाय कंपनीज एंड स्टॉक एक्सचेंज. रेगुलेटर कौन हो सकता है? सेबी. वारंट्स आर ऑप्शंस दैट इंटाइटल एन इन्वेस्टर टू बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ द इशूअर कंपनी आफ्टर ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस. अच्छा, हम आपको एक चीज़ बोलते हैं कि आपके पास एक मूवी का एडवांस बुकिंग पास है जो आपको फ्यूचर में एक फिक्स्ड प्राइस पर टिकट लेने का राइट देता है. ठीक है, वारंट्स भी कुछ ऐसा ही होता है. ये एक ऑप्शन होता है जो इन्वेस्टर को फ्यूचर में एक फिक्स प्राइस पर शेयर बाय करने का मौका देता है. अगर शेयर का प्राइस बढ़ता है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि आपको वो फिक्स्ड लो प्राइस पे मिला है. लेकिन अगर प्राइस गिरता है तो आपको परचेज करने की कोई मजबूरी नहीं होती. मतलब रिस्क जो है वो लिमिटेड है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड है. ओनली ए फ्यू कंपनीज इन इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट हैव इशूड वारंट्स टिल नाउ. इंडेसिस. अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको इस वर्ड का मतलब पता होगा, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेसिस कहते हैं. तो उसका आपको मतलब पता होगा क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, नेक्स्ट 50, ये सारा का सारा क्या है? इंडेक्स या इंडेसिस है. तो इसको आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन आज थोड़ा और अच्छे से जानिए. हम ज़्यादा एक्सप्लेन इसको करेंगे नहीं क्योंकि कॉमन सा चीज़ें सबको पता है. ए मार्केट इंडेक्स ट्रैक्स द मार्केट मूवमेंट बाय यूजिंग द प्राइस ऑफ ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर चूजन एज ए रिप्रेजेंटेटिव सैंपल. देखिए, समझिए बात को. मार्केट इंडेक्स एक तरह का मेजर होता है जो मार्केट की ओवरऑल मूवमेंट को ट्रैक करता है. ये कुछ सेलेक्टेड शेयर्स के प्राइस को देखकर पूरी मार्केट की डायरेक्शन का अंदाजा लगाता है. सपोज कीजिए निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है. ठीक है, तो ये 50 स्टॉक जो है ये मूवमेंट बता रहा है किसका? निफ्टी का. और ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये क्या बताता है कि मार्केट जो है आज बुलिश है. उसी तरीके से बैंकिंग सेक्टर का भी अलग होता है. आप निफ्टी फार्मा का भी अलग देखे होंगे. तो हर सेक्टर का अलग अलग इंडेक्सेस भी बना हुआ है. Most leading indices are weighted by market capitalization to take into account the fact that more the number of shares issued, greater the number of portfolios in which they may be held. बड़ा मार्केट इंडेक्सेस को मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे वेट दिया जाता है. याद रखिएगा ये चीज़. मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर यहाँ स्टॉक, यहाँ पर निफ्टी 50 या किसी भी इंडेक्सेस के अंदर पे देखिए हर इंडेक्सेस का अलग अलग थोड़ा सा सिस्टम है. लेकिन अगर निफ्टी 50 का बात किया जाए तो वहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेस पे किया जाता है. मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर, ठीक है, गुने करंट मार्केट प्राइस. जिसका मार्केट कैप ज़्यादा होगा उसका इंडेक्स में इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा. ये चीज़ आपको समझ में आ गया. स्टॉक्स इंक्लूड इन एन इंडेक्स आर ऑल्सो क्वाइट लिक्विड, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर इन्वेस्टर टू रेप्लिकेट द इंडेक्स एट ए लो कॉस्ट. इंडेक्स में जो स्टॉक होता है वो ज़्यादा लिक्विड होता है, यानी उन्हें इजीली बाय सेल किया जा सकता है. इसका फायदा ये होता है कि इन्वेस्टर आसानी से इंडेक्स जैसा पोर्टफोलियो बना सकते हैं बिना ज़्यादा कॉस्ट दिए. नैरो इंडेक्सेस आर यूजुअली मेड अप द मोस्ट एक्टिवली ट्रेडेड इक्विटी शेयर्स इन दैट एक्सचेंज. नैरो इंडेक्सेस सिर्फ उन्हीं शेयर्स को ट्रैक करता है जो मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड होते हैं. ये छोटे और फोकस्ड इंडेक्सेस होते हैं जो सिर्फ हाईली एक्टिव शेयर्स को इंक्लूड कर लेते हैं. अदर इंडेक्सेस टू ट्रैक सेक्टर और मार्केट कैप कैटेगराइज आर ऑल्सो इन यूज. सिर्फ ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस ही नहीं बल्कि ऐसे भी इंडेक्सेस होते हैं जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर जैसे आईटी फार्मा या किसी पर्टिकुलर मार्केट कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी होता है को ट्रैक करते हैं. द मोस्ट वाइडली ट्रैक्ड इंडेक्सेस इन इंडिया आर द निफ्टी 50 किसका है? एनएससी का है. एसएनपी किसका है? बीएसई सेंसेक्स का है. एसएक्स 40 किसका है? एमएसईआईएस का है. देखिए यहाँ पर ये इंडेक्सेस का काम क्या है? मार्केट का ओवरऑल परफॉर्मेंस को ट्रैक करना होता है.
S&P Sensex has been computed as the market cap weightage index of 30 chosen stocks on the BSE। इसके अंदर कितना स्टॉक है? 30 स्टॉक है। SX40 के अंदर कितना स्टॉक्स है? 40 स्टॉक है। निफ्टी 50 के अंदर कितना स्टॉक है? The shares included in these indices are chosen on the basis of factors such as liquidity, ability of floating stock and size of market capitalization। कोई भी स्टॉक किसी इंडेक्स में डायरेक्टली ऐड नहीं होता है, उसको सेलेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे लिक्विडिटी, स्टॉक इजीली बाय सेल हो सकता है। फ्लोटिंग स्टॉक यानी जितने शेयर मार्केट में पब्लिकली अवेलेबल हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, कंपनी का टोटल वैल्यूएशन कितना है। The composition of stocks in the index is reviewed and modified from time to time to keep the index representative of the underlying market। समझिए, इंडेक्स में जो स्टॉक होते हैं उनका सिलेक्शन टाइम टू टाइम रिव्यू किया जाता है और ज़रूरी चेंजेस भी किए जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इंडेक्स मार्केट का रियल टाइम रिफ्लेक्शन पता चल जाता है। सम ऑफ अदर कॉमन इंडेक्सेस इन इंडिया आर लिस्टेड बिलो। निफ्टी 50 और सेंसेक्स के अलावा भी इंडिया में काफ़ी और इंडेक्सेस हैं जो मार्केट के अलग अलग पार्ट्स को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50। निफ्टी 50 के बाद जो टॉप 50 कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर आ जाएगा। निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 को मिला के निफ्टी 100 बना हुआ है। 500 निफ्टी का स्टॉक जो है एनएससी पे जो लिस्टेड है उसका 500 का जो स्टॉक है वो इसके अंदर है। यहाँ पर सेंसेक्स का दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि सेंसेक्स का जो 100 स्टॉक है उसके अंदर है। यहाँ पर बीएससी के अंदर जो लिस्टेड है 500 स्टॉक, उसका बात चल रहा है। बीएससी मिड कैप का बात चल रहा है, बीएससी स्मॉल कैप का बात चल रहा है। तो ये सब क्या है? इंडेक्सिस है और इसी से आपको ट्रैक करना होता है। ये सब इंडेक्सिस इन्वेस्टर को अलग अलग मार्केट कैटेगरीज और स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हेल्प करते रहता है। There are also sector indices for banking, information technology, pharma, fast-moving consumer goods, and such other sectors created by the exchanges to enable tracking specific sector। सिर्फ ओवरऑल मार्केट इंडेक्सेस ही नहीं बल्कि सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्सेस भी होता है जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस ट्रैक करने में हमें मदद करता है। The major use of indices are: the index can give a comparison of returns on investments in stock markets as opposed to asset classes such as gold or debt। इंडेक्स हेल्प करता है स्टॉक मार्केट का कंपैरिजन करने में, जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स के रिटर्न से। अगर निफ्टी 50 का रिटर्न 12% है सपोज कीजिए और गोल्ड का रिटर्न 7% है तो इन्वेस्टर स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करता है। यही चीज़ ये बता रहा है। For the comparison of performance with an active equity fund portfolio, a stock market index can be the benchmark। म्यूचुअल फंड या इन्वेस्टर अपने रिटर्न्स का कंपैरिजन करने के लिए भी इसका उपयोग करता है कि इंडेक्स का रिटर्न क्या है और हमारा रिटर्न क्या है। द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी और एनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन ए कंट्री इज इंडिकेटेड बाय द इंडेक्स। आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट इंडेक्सेस जो होता है पूरी इकोनॉमी का एक बैरोमीटर टाइप का होता है। ठीक है, अगर इंडेक्स बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर इंडेक्स गिर रहा है तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो सकती है। रियल टाइम मार्केट सेंटिमेंट्स और इंडिकेटेड बाय इंडेक्सेस। रियल टाइम ये सेंटिमेंट बताता है, मार्केट इंडेक्सेस इन्वेस्टर का जो सेंटिमेंट होता है वो दिखाता है। अगर इंडेक्सेस ऊपर है तो इसका मतलब है इन्वेस्टर बुलिश है, अगर इंडेक्सेस नीचे है तो इन्वेस्टर बेरिश है। इंडेक्सेस एक्ट एज अंडरलाइंग फॉर इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, मार्केट इंडेक्सेस सिर्फ मार्केट की स्टेटस नहीं दिखाता बल्कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे इंडेक्स फंड्स, फ्यूचर और ऑप्शंस के बेस भी होते हैं। इंडेक्स फंड्स क्या होता है? ये फंड्स डायरेक्टली किसी इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 को फॉलो करता है। इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है? जैसे ट्रेडर आप लोग करते हैं ना, फ्यूचर मार्केट या ऑप्शन मार्केट में हम लोग खरीद बिक्री करते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाता है, स्पेकुलेशन जिसे आप कहते हैं। म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल्स। मीडियम कौन है? डायरेक्ट इशुएंस बाय म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन करता है इसको? रेगुलेट कौन कर रहा है? तो सेबी कर रहा है। म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टमेंट vehicles that pull together the money contributed by
इन्वेस्टर्स विच द फंड इन्वेस्ट इन अ पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटी दैट रिफ्लेक्ट द कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टर। देखिए म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट बास्केट जैसा होता है, ठीक है, जहाँ कई लोग मिलके क्या करते हैं, एक फंड में पैसा डालते हैं और उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है, जो मतलब रिसर्च एनालिस्ट वगैरह या प्रोफेशनल फंड मैनेजर जो है वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में और दूसरे एसेट में इन्वेस्ट कर देता है। इससे क्या होता है, रिस्क कम हो जाता है। कैसे, कुछ पैसा स्टॉक में लगा हुआ है, कुछ पैसा बॉन्ड में लगा हुआ है, कुछ पैसा दूसरी जगह लगा हुआ है, तो डाइवर्सिफाई हो जाता है हमारा पैसा। इससे क्या होता है, रिस्क कम होता है। जब आपके पास 10 लाख रुपया है तो आप एक स्टॉक के बदले क्या कीजिए, 3, 4, 5 स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करना पसंद कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका रिस्क जो है डाइवर्सिफाई हो जाता है। ईच इन्वेस्टर शेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द यूनिट्स इशूड बाय द म्यूचुअल फंड। जब हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो हमें शेयर्स नहीं बल्कि यूनिट्स मिलती है। ये यूनिट्स म्यूचुअल फंड में एनएवी क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू पे डिपेंड करती है। मतलब अगर फंड ग्रो करेगा तो हमारा यूनिट्स का वैल्यू भी बढ़ेगा। आगे चलते हैं और समझते हैं। द वैल्यू ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू एनएवी चेंज कंटिन्यूअसली टू रिफ्लेक्ट चेंजेज इन द वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो हेल्ड बाय म्यूचुअल फंड। एनएवी नेट एसेट वैल्यू का मतलब है एक यूनिट का प्राइस। अगर म्यूचुअल फंड में इंक्लूड स्टॉक या बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तो एनएवी भी बढ़ता है, अगर स्टॉक गिरता है तो एनएवी भी गिर जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं पता है तो लिख लीजिए, एनएवी का फॉर्मूला क्या होता है। तो एनएवी का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स इशूड। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, हम बोल दिए हैं, आप सुन के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड एज ओपन इंडेड और क्लोज इंडेड। ये क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ओपन इंडेड क्या है, क्लोज इंडेड क्या है। म्यूचुअल फंड्स का 2 टाइप होता है, ठीक है, तो एक ओपन इंडेड होता है, एक क्लोज इंडेड होता है। अब ओपन इंडेड का मतलब क्या होता है, ओपन इंडेड का मतलब होता है जिसमें कभी भी यूनिट्स को बाय सेल हम कर सकते हैं। और क्लोज इंडेड का मतलब क्या होता है, जिसमें एक फिक्स टाइम पीरियड तक इन्वेस्ट किया जाता है। तो यहां समझते हैं, an open ended scheme offer the investor an option to buy units from the fund at any time and sell the units back to the fund at any time। समझ में आ गया, वही चीज हम आपको समझाए। सेम चीज है, दीज स्कीम्स डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। ये कोई फिक्स मैच्योरिटी पीरियड के साथ नहीं आता है। The units can be bought and sold anytime at the NAV linked price. The unit capital of closed-ended fund is fixed and they sell a specific number of units. Units of closed-ended funds can be bought or sold in the stock market where they are mandatory listed. तो ये सारा चीज़ हम आपको ऊपर समझा चुके हैं। इस लाइन का सीधा सा कहने का मतलब है क्लोज-एंडेड फंड्स एक फिक्स डिपॉजिट जैसे काम करता है। ये फंड्स एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड के लिए लॉन्च होता है और हम बीच में पैसा नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ स्टॉक मार्केट पे ये फंड्स लिस्ट होते हैं जहां ट्रेडिंग होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, जहां पर लिखा हुआ है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इशूड बाय म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टर कौन हो सकता है, इंस्टीट्यूशनल एंड इंडिविजुअल हो सकता है। मीडियम क्या है, डायरेक्ट इशुएंस बाय म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक एक्सचेंज। रेगुलेटर कौन है, तो सेबी है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट इन्वेस्ट फंड्स पूल्ड बाय इन्वेस्टर्स टू ट्रैक एन इंडेक्स, ए कमोडिटी एग्जांपल गोल्ड और ए बास्केट ऑफ एसेट। ETF एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो इन्वेस्टर्स का पैसा को पुल करके एक इंडेक्स जैसे कमोडिटी एग्जांपल में गोल्ड ले लीजिए या एसेट के बास्केट को ट्रैक करता है। मतलब अगर निफ्टी 50 ETF लिए हैं तो उसका प्राइस निफ्टी 50 का जो इंडेक्स के मूवमेंट के अकॉर्डिंग मूव करेगा। अगर निफ्टी 50 चढ़ेगा तो वो भी चढ़ेगा, निफ्टी 50 गिरेगा तो वो भी गिरेगा। इट इज सिमिलर टू एन इंडेक्स फंड इन द सेंस दैट इज पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट्स द इंडेक्स इट ट्रैक्स। कहने का मतलब है ETF इंडेक्स फंड
की तरह होता है, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो उस इंडेक्स को मिरर करता है जो यह ट्रैक करता है। बट अनलाइक एन इंडेक्स फंड, द यूनिट्स ऑफ द ETF आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन डीमैट फॉर्म ऑन ए स्टॉक एक्सचेंज एंड देयर प्राइस चेंज कंटिन्यूसली टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन द इंडेक्स और कमोडिटी प्राइस। समझिए, इंडेक्स फंड और ETF में मेजर डिफरेंस ये है कि ETF के यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं और डीमैट फॉर्म में ट्रेड होते हैं। इनका प्राइस हर सेकेंड चेंज होता है, जैसे शेयर्स का होता है। ठीक है। ETF provide the diversification benefits of an index fund as well as the facility to sell or buy at a real time price even on unit of the fund। समझिए, ETF इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड का डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है और साथ ही रियल टाइम मार्केट प्राइस पर बाय और सेल करने का भी ऑप्शन देता है। चाहे एक यूनिट भी बाय और सेल करना हो, कर सकते हैं। ठीक है। Since an ETF is passively managed portfolio, its expense ratio are typically lower than that a mutual fund scheme। ETF पैसिवली मैनेज्ड फंड होता है, मतलब इसमें एक्टिवली स्टॉक्स को बाय और सेल नहीं किया जाता है, इसलिए इसका एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड से कम होता है, मतलब इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो ये था हमारा सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1, जो कि यहाँ तक है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिड स्ट्रक्चर प्रोडक्ट, जैसे कि आप प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी बहुत लंबा सफ़र बाकी है, तो हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा समझाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि अगर हम कितना भी मेहनत करें और आपके काम नहीं आ रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए कहाँ सुधार करना है, क्या ज़रूरत है और आपको क्या क्या चाहिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम उस हिसाब से वीडियो बनाएंगे जिस हिसाब से आपको चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिन्हें NISM एग्ज़ाम रिसर्च एनालिस्ट का क्लियर करना है 2025 में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।